हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। आज का अपना टॉपिक है, देखो, बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ क्रेमर रूल। जो क्रेमर रूल है उसके जेई मेंस और जेई एडवांस के क्वेश्चंस करेंगे इसमें अपन। और क्रेमर रूल मैंने लास्ट वाले वीडियो में थ्योरी समझाया था, छोटा सा एक रिवाइज करेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे और ये सोचना सीखेंगे कि कैसे किसी क्वेश्चन को अपन कम से कम टाइम में कर सकते हैं। तो चलते हैं बिल्कुल। तो देखिए बच्चे, तीन अगर ऐसी तीन इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1z और a2x प्लस b2y प्लस c2z, ये तो इसका नाम होता है तीन, ये समघातीय इक्वेशन है। ये तीन समघातीय इक्वेशन है। तीन समघातीय इक्वेशन है, इनमें तो केवल दो ही केस होते हैं, डेल्टा जीरो और डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसमें तो अद्वितीय हल आते हैं, अद्वितीय हल, और वो हल भी क्या होते हैं, जीरो जीरो जीरो। इनको अपन बोल सकते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन, है ना। और इसमें अनंत हल आते हैं। तो इसमें तो अनंत हल या शून्य हल या तो ये तो इसमें तो कोई केस ही नहीं, कोई झंझट ही नहीं है। अद्वितीय हल है, जीरो जीरो वाला है तो डेल्टा जीरो, अन्यथा डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो और डेल्टा जीरो। इसमें तो कोई पंगा नहीं है और मोस्ट ऑफ द टाइम इस पे क्वेश्चन आता है। दूसरा, अगर ऐसी तीन इक्वेशन दे हुए रखी हो, ऐसी तीन इक्वेशन दे रखी हो, d1 a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 और a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3, ऐसी तीन समीकरणें दे रखी हो तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है बच्चों को। तो देखिए बच्चे, मैं सिस्टमेटिक बता देता हूं। डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो अद्वितीय, अद्वितीय हल, है ना, एक ही हल आएगा। और डेल्टा अनंत हल, या देखो मैं सीधा उस टाइप से बताता हूं जिस टाइप से आपको अनंत हल दे, अनंत हल दे या कोई हल नहीं दे। तो देखिए, जो स्टेप्स आपको परफॉर्म करने वो बता रहा हूं मैं। अरे मैं सिस्टेमेटिक सारणी बना सकता था, पर ध्यान दे, अनंत हल या कोई हल नहीं आए तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, डेल्टा बराबर जीरो। इसके केस में भी, इसके केस में भी डेल्टा बराबर जीरो होगा। दूसरा काम आपको क्या करना है, समांतर समतल के लिए चेक करें। क्या? समांतर समतल के लिए चेक करें, समतल के लिए चेक करें। अगर, और चेक कैसे करना है वो मैंने बताया था, लास्ट लेक्चर में बताया था, अब मैं यहां पे नहीं बताऊंगा। और एक चीज यहां से जो निकल के आती है, यदि कोई भी दो समांतर, कोई भी दो समतल समांतर आ जाते हैं तो कोई हल नहीं। कोई भी दो समतल समांतर, कोई भी दो समतल, कोई भी दो समतल समांतर, कोई भी दो समतल समांतर अगर आ जाते हैं मतलब कोई हल नहीं। इसका मतलब क्या होता है, कोई हल नहीं। मतलब इसका कोई भी दो समतल समांतर आगे तो उसका मतलब ये है बच्चे कि उसका कोई हल नहीं। तो बस इसका तो इतना सही याद रखना है कि अगर यहां से कुछ आएगा तो आपको बस यही मिल सकता है। अगर आप डेल्टा जीरो कर देना सबसे पहला काम। दूसरा, समांतर समतल के लिए चेक कर लेना यहां से क्या मिलेगा। अगर कोई दो समतल, कोई भी दो समतल समांतर आ गए तो कोई हल नहीं, वो चीज आपको मिल जाएगा। और तीसरा, अगर इससे और इससे भी काम नहीं बैठ रहा तो तीसरा क्या है बच्चे, फिर निकालो, फिर डेल्टा आई ज्ञात करें। डेल्टा आई ज्ञात मतलब डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री ज्ञात करें। ठीक है क्या? इसमें दो केस होते हैं, अगर सभी डेल्टा आई जीरो, सभी डेल्टा आई बराबर जीरो तो क्या, अनंत हल। इस वाले में अनंत हल होते हैं। और कम से कम, कम से कम एक डेल्टा आई नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसमें क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ध्यान दें, ये मैंने इस टाइप से इसलिए लिखाए हैं कि आपका टाइम बचे, आपका टाइम बचे। और क्या बोल रहा हूं मैं, ये बकवास, कल भी क्या बकवास कर रहा था ये समझ आ जाएगा अभी थोड़ी देर बाद में, ये पूरा वीडियो देखते। और फिर भी लग रहा है कि क्या कर रहे हो सर, जाके वो चीज देख लो, जेई एडवांस के जो क्वेश्चंस आए हुए या जेई मेंस में भी ना, तो समझ आ जाएगा। तो लिखिए सबसे पहला, सबसे पहला देखिए बच्चे, सबसे पहला है समीकरण निकाय जिसमें यदि एक्स वाई जेड सभी शून्य नहीं है
देखो ये जो समीकरण निकाय लिखा है इसको थोड़ा अच्छे से लिखते थे, एक्स माइनस सी वाई प्लस बी जेड इक्वल माइनस बी, इधर ले आओ सबको, माइनस बी जेड इक्वल टू 0। दूसरा है इसको उधर ले जाओ तो सी एक्स माइनस वाई प्लस ए जेड इक्वल टू 0। तीसरा है बी एक्स प्लस ए वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। ये क्या, तीन समीकरण हैं, दिस एंड दिस। इसने बोला एक्स वाई जेड सभी शून्य नहीं है, मतलब देखो, और अपन जानते हैं इसका एक अगर अद्वितीय हल आता तो वो 0 0 0 आता क्या, अरे ये तो समघात समीकरण है ना, समघात समीकरण है बच्चे, तो इसका जो हल आता है अद्वितीय आता तो वो तो 0 0 0 आता। इसने बोला सभी शून्य नहीं है, इसका मतलब क्या है, अशून्य हल। अशून्य हल कब आएंगे बच्चे, अशून्य हल होगा ये, इसका मतलब कितना, अशून्य हल कब आएंगे, जब अनंत हल हो। तो कुल मिला के इसके कितने हल होने चाहिए बच्चे, अनंत हल होने चाहिए। तो अनंत हल होने का मतलब क्या है, डेल्टा 0, क्या डेल्टा 0, अनंत हल होने का मतलब डेल्टा 0। तो डेल्टा 0 बच्चे अपने को लगाना है बेसिकली। इसने बोला सभी शून्य नहीं है, मतलब अशून्य हल, अशून्य हल बोलो या अनंत हल, अरे अशून्य हल कब आएंगे, अनंत हल वाले केस में ना। तो इसलिए डेल्टा 0 लगा दीजिए। डेल्टा मतलब डेल्टा 0, दैट मीन्स डेल्टा 0 आ गया। तो डेल्टा क्या होता है, डेल्टा 0 इसका कोफिशिएंट, अरे ये गुणांकों वाला 1 माइनस सी माइनस बी, सी माइनस 1 ए और बी ए माइनस 1, बी ए माइनस 1। खोल दीजिए सीधा सीधा ये ओपन कर दीजिए, 1 इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस सी इंटू ये गया तो माइनस सी माइनस ए बी, और फिर माइनस बी इंटू ये गया ए सी प्लस बी इक्वल टू 0। तो देखिए बच्चे ये कितना हो रहा है, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी सी और माइनस बी स्क्वायर। थोड़ा गौर से देखेंगे, इन सबको उधर ले चलते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे, 1। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ध्यान से देखिए, एक कंडीशन लगाते ही काम हो गया। इस समीकरण के अशून्य हल मत अनंत हल थे, तो सीधा सीधा डेल्टा इक्वल टू 0 वाली कंडीशन से काम हो जाएगा। तो ये तो आना ही चाहिए। एक और क्वेश्चन करते हैं पहले, यदि रेखिक समीकरण निकाय दिस के अतुच्छ हल है, अतुच्छ हल बोल जानते हो क्या, अतुच्छ हल, अरे मतलब तुच्छ नहीं, अतुच्छ हल है, मतलब इसका मतलब है नॉन ट्रिवियल, भाई नॉन ट्रिवियल है। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, मतलब नॉन ट्रिवियल कब आते हैं, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने चाहिए। देखो क्वेश्चन को पढ़ो, दिस ये तीन समघात समीकरणें हैं, उनके अतुच्छ हल है, इसका मतलब अनंत हल है। तो इसका भी डेल्टा 0 बच्चे, इसका भी क्या, डेल्टा 0 डेल्टा 0 डेल्टा 0 लगा दो। डेल्टा 0 लगाओ तो लिखिए 1 2a और a, फिर 1 3b और b, 1 4c और c इक्वल टू 0। निकाल दीजिए, सीधा सीधा ओपन कर दीजिए, 3bc माइनस 4bc माइनस 2a इंटू, इसको हटाओ c माइनस b प्लस a इंटू ए, इसको हटाओ 4c माइनस 3b, हाँ तो ये क्या है, माइनस का bc माइनस का 2ac माइनस नहीं प्लस 2ab प्लस का 4ac माइनस का 3ab इक्वल टू 0। थोड़ा सा अच्छे से देख लो बच्चे, ए बी वाले एक साथ कर लेते हैं, AC वाले एक साथ कर लेते हैं। तो क्या है, देखो BC तो एक है, माइनस का BC, AC वाले दो जगह, तो प्लस का 2AC हो गया, प्लस का 2AC हो गया और माइनस का AB हो गया। देखिए बच्चे माइनस का AB हो जाएगा। तो इसको थोड़ा अच्छा लिख लेते हैं, देखो 2AC बराबर क्या आ गया है, 2AC बराबर AB प्लस BC। तो अगर आप B कॉमन ले लेते हैं तो A प्लस C बचेगा यहाँ पे और इक्वल टू 2AC। तो यहाँ से क्या आ गया, B इक्वल टू 2AC अपॉन A प्लस C। और ये किसका कंडीशन है, सब जानते हैं क्या, HP का कंडीशन है क्या बच्चे, HP का कंडीशन है क्या, इतना जानते हैं ना भाई, ये किसका कंडीशन है, HP का कंडीशन है ना। अरे B बराबर 2AC अपॉन A प्लस C आ जाए तो HP में होते हैं ना ABC।
तो कोई दिक्कत ही नहीं आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, बस इन दोनों ही क्वेश्चन से अपन एकदम की लगाना सीख जाए। क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन है, ये 4-5 बार आ चुका है 19-20 में इसी कंसेप्ट पे, तो कोशिश करो इसका वैल्यू आप ले आए। और हाँ, इसने क्या बोला, यदि रेखिक समीकरण निकाय दिस के, ये भी समघात समीकरण है। क्यों मैं 3 क्वेश्चन लिए हैं समघात समीकरण के, क्योंकि क्वेश्चन इसी का आ रहा है जेईई मेंस में, और ये तो आपको आना ही चाहिए। अगर इसका क्वेश्चन आप गलत करके आ रहे हैं तो भाई फिर तो मुश्किल है। तो इसलिए बिल्कुल इसने बोला यदि रेखिक समीकरण निकाय दिस के अशून्य हल, इसने फिर से बोल दिया अशून्य हल XYZ है, तो इस समीकरण के अशून्य हल XYZ है। पूछा क्या है, एक तो P कि P का मान प्लस XY/Z², मतलब इसके हल भी निकालने पड़ेंगे। ये कहां से आएगा, इसके हल भी निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले देखो 2 चीजें इसमें निकालनी पड़ेंगी आपको, एक तो P का मान और एक XY और Z का मान। तो 2 चीजें निकालनी पड़ेंगी। P का मान तो कैसे निकल जाएगा कि इसके अशून्य हल है, मतलब इसका डेल्टा 0 अशून्य हल। अरे भाई अगर अद्वितीय हल होता तो केवल इस समीकरण निकाय, अरे एक ही हल होता तो इसका क्या होता, 0 0 0। तो इसने बोला अशून्य मतलब अनंत हल होने पड़ेंगे। फिर भाई 2 ही तो केस थे, या तो एक हल कौन सा एक हल, 0 0 0, या फिर दूसरा केस था अनंत हल आएंगे फिर तो इसके। तो इसने बोला अशून्य हल मतलब अनंत हल वाला डेल्टा 0। तो डेल्टा 0 करिए बच्चे, डेल्टा का वैल्यू 0 करिए, तो 1 2 1 2pz 2p1, डेल्टा 0 करें 2p1, और ये है 1 -1 और 2 = 0, इसको 0 कर दीजिए बच्चे। तो 1 इंटू ओपन कर रहे हैं मैं सीधा ही 2p + 1 -2 इंटू इसको जाने दो, तो 4 - 1, इसको जाने दो, तो 4 - 1 + 1 इंटू -2 - p। बोलिए बच्चे क्या आ रहा है, 2p + 1 -6 -2 -p, तो क्या आ रहा है बच्चे, थोड़ा ध्यान से देखिए, 2p प्लस का -2 इंटू ये गया 4 तो 3 आ जाएगा, और फिर 1, तो 1 के लिए आएगा -2 -p, तो यही आएगा -p -2, कुछ तो गड़बड़ होगा। 1 2 1 2p1 1 1 -2 तो यहाँ पे -2 है बच्चे, यहाँ पे -2 है, तो ये गड़बड़ हो गया फिर। तो 1 -1 -2, तो सीधा ओपन कर दीजिए, सीधा ओपन कर दीजिए, 1 इंटू दिस माइनस दिस, तो -2p + 1 -2 टाइम्स इसको जाने दो -4 -1 -4 -1 प्लस 1 इंटू -2 -p तो देखिए बच्चे -2p + 1 प्लस का 10 माइनस का 2 माइनस का p, क्लियर है क्या। तो अगर आप देखेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, -3p प्लस का 9 = 0, ये आ गया। देखिए बच्चे, देखिए ध्यान से, ये 11 - 2 तो 9 आ जाएगा, तो p का वैल्यू 3 आ गया। p का वैल्यू कितना आ गया बच्चे, 3, तो p का वैल्यू 3। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं केवल इतना ही कि इसके शून्य हल हैं, तो p का मान बताओ, तो p का मान तो 3 आ गया। तो इतना एक क्वेश्चन हो जाता है ये। अब दूसरा क्वेश्चन इसने, देखो p का मान अपने पास आ चुका है, अब अपने को XYZ का मान निकालना है, तो ये कैसे निकालें, XY/Z², तो इसके अनंत हल है भाई, इसके कितने हल है, अनंत हल। अब अनंत हल निकालने का एक तरीका होता है कि अनंत हल है तो उनको कैसे निकाला जाए, ये तरीका मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, फिर बता देता हूं कि किन्हीं भी 2 समीकरणों में z की जगह लेमडा रख लो। क्या बोला, किन्हीं भी 2 समीकरण, एक तो इसमें रख लेता हूं x + 2y + लेमडा = z की जगह लेमडा। अब इसमें क्यों रखते हैं, इसमें तो p आ रहा है ना भाई, p का मान रखना पड़ेगा, इसमें रख लेते हैं। तो x - y - 2 लेमडा = 0। किन्हीं भी 2 समीकरणों में z की जगह लेमडा रख लीजिए, z की जगह लेमडा रख लिया। अब x और y का वैल्यू लेमडा के टर्म्स में लाइए, तो इसमें से
एक्स और वाई का वैल्यू, तो 1 माइनस टू करिए बच्चे, 1 माइनस टू अगर आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करो तो ये जीरो, ये गया 3y प्लस 3 लेमडा इक्वल टू 0। तो x का y का वैल्यू माइनस लेमडा, y का वैल्यू माइनस लेमडा। तो z का वैल्यू लेमडा पुट करना है, z का वैल्यू लेमडा रखना है किन्हीं भी दो समीकरणों में, तो y का वैल्यू आ गया। अब x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू क्या है y प्लस 2 लेमडा, तो y का वैल्यू माइनस, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चे लेमडा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चे, y की जगह माइनस लेमडा रख दो तो x का वैल्यू लेमडा। तो ये x का वैल्यू आ गया y का, तो इसके x y z के वैल्यू भी आ गए। तो अब इसलिए अपना वो कितना हो जाएगा देखिए, इसलिए p प्लस एक्स वाई बाई जेड स्क्वायर, इसका मान देखिए बच्चे कितना होगा, p का वैल्यू 3 प्लस एक्स इंटू वाई, एक्स का वैल्यू लेमडा, y का वैल्यू माइनस लेमडा इंटू जेड स्क्वायर, जेड मतलब लेमडा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3, ये कैंसिल हो जाएगा -1, तो आंसर आ जाएगा 2। समझे बात को। तो देखो बच्चे इस क्वेश्चन मैंने दो क्वेश्चंस को मर्ज कर दिया है कि एक तो p का मान निकालना, दूसरा जो अनंत हल आ रहे हैं उनको निकालना। तो अनंत हल निकालने का सीधा सा एक मंत्र बताया हुआ है, कैसे निकालना है अनंत हल, कि z की जगह लेमडा पुट कर दो और x और y के मान लेमडा के पदों में ले आओ, लिख लो। और पिछले वीडियो में आपने देखा भी होगा, तो ये तरीका होता है अनंत हल निकालने का। और कुछ भी कर लेना, सबसे बेस्ट तरीका यही रहता है, वेक्टर 3D पढ़ लोगे तो भी यही करना आपको, तो इसलिए ध्यान से देख लो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो अच्छा क्वेश्चन है, एक 2-3 बार कर लेना इसको। हाँ, अब एक भयानक सा क्वेश्चन और देख लो बच्चे, क्रेमर रूल से करेंगे। 5 टाइम जेईई मेंस में 19 और 20 में आ चुका है, और ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा लंबा होता है। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले इसने सब कुछ ही दिया, अद्वितीय हल, कोई हल नहीं। मतलब देखो आपकी एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, एक पार्ट आएगा इसका, अरे भाई लेमडा तथा म्यू के मान ज्ञात करिए यदि समीकरण निकाय रखती है अद्वितीय हल, इतना सा आ गया। या दूसरी बार एग्जाम में देने गई तो कोई हल नहीं है, इतना सा आ गया। तीसरी बार अनंत हल है तो ये याद करो, चौथा एक से अधिक हल है तो ये मान गया। तो बेसिकली आपकी एग्जाम में इसका एक पार्ट आएगा, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। और ये कौन सा है बच्चे, ये कौन सा है, वो वाला है, अरे जिसमें क्या होता है सब लेमडा में आएंगे। तो इसलिए सबसे पहले इसका लेमडा डेल्टा निकालते हैं। डेल्टा निकालिए बच्चे, इसका डेल्टा निकालिए। तो इसका डेल्टा अगर आप निकालेंगे तो कितना आ रहा है, 2 - 3 5 और 3 1 लेमडा और 1 -7 और 8। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, लंबा, पूरा करेंगे। देखिए साहब ध्यान से, अरे वो सब बताऊंगा मैं क्या चीजें करना, बस ये ध्यान से देखते रहो। लेमडा, तो इसका वैल्यू निकाल लीजिए, इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 2 8 प्लस 7 लेमडा प्लस 3 इंटू ये गया 24 माइनस लेमडा प्लस 5 इंटू -21 -1, तो ये आ जाएगा 16 प्लस 14 लेमडा प्लस 72 -3 लेमडा माइनस 110। तो ये कितना आ रहा है बेसिकली 11 लेमडा और 72 और 16, ये कितना हो गया बच्चे, 72 और 16 कितना हो जाएगा, तो 8 88 हो गया, 88 110 तो -22, ये आएगा। लेमडा का वैल्यू आ रहा है, इस डेल्टा का वैल्यू आ रहा है, डेल्टा का वैल्यू आ रहा है। तो सबसे पहला क्या बोला, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल बोला तो सीधा सीधा अद्वितीय हल, तो इसका वैल्यू तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा 0 नहीं होना चाहिए अद्वितीय हल। इसका मतलब लेमडा, इसको नॉट इक्वल टू 0 मतलब लेमडा नॉट इक्वल टू 2। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका आपका। लेमडा का मान 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेमडा का मान अगर 2 हो गया तो अद्वितीय हल नहीं आएगा। तो सीधा सीधा एक क्वेश्चन का आंसर। अब कोई हल नहीं हो या अनंत हल हो, दोनों ही केस में लेमडा का मान कितना होगा, 2, डेल्टा 0 होना पड़ेगा। ये वाला केस हो या ये वाला केस हो, दोनों ही केस में लेमडा का मान 2 होना पड़ेगा। तो इसमें भी लेमडा का मान 2 है। कोई हल नहीं हो या अनंत हल हो, देखो बच्चे इसमें डेल्टा 0 होना पड़ेगा, दैट मीन्स लेमडा का मान 2, लेमडा का मान 2। और इसमें भी डेल्टा 0 होना पड़ेगा, इसलिए इसमें भी लेमडा का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेमडा का मान कितना आ जाएगा, 2।
तो इन दोनों में लेमडा का मान 2 आ गया। यहां तक काम करते हैं। देखो कोई हल नहीं हो या अनंत हल हो, लेमडा का मान कितना आ जाएगा बच्चे? 2 आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। अब लेमडा का मान 2 आ गया। इसके बाद अपन देखते हैं, देखिए डेल्टा 0 लगा दिया। अब अगर आप जाओगे तो जाओगे भाई यहां पे लेमडा भी 2 रख दिया। अब समांतर चेक करने जाओगे, मैंने बोला था समांतर चेक कर लेना, तो समांतर चेक करने जाओगे तो देखो बच्चे ये और ये मुझे तो समांतर नहीं लग रहे, आपको लग रहे हैं? चेक करा देता हूं, ये और ये चेक कर लेते। 2/1 -3 बटे -7 और 5/8, क्या ये समांतर है? बिल्कुल नहीं लग रही ना, ये बिल्कुल बराबर नहीं है, तो समांतर वाला तो केस ही नहीं है इनमें। इसमें क्या सर समांतर की बातें करेंगे? 2/3 -3/1, ये दोनों ही बराबर नहीं आ रहे, तो बिल्कुल समांतर वाला केस यहां पे नहीं काम करेगा। भाई अगर कोई भी दो समतल समांतर हो जाते तो सीधा सीधा कोई हल नहीं है आ जाता, पर यहां पे कोई भी दो समतल समांतर होने को राजी नहीं है। यहां पे कोई भी दो समतल समांतर होने को राजी नहीं है, इसलिए आपको डेल्टा आई निकालने ही पड़ेंगे। इसलिए डेल्टा आई निकालने ही पड़ेंगे, तो सबसे पहले निकालो डेल्टा 1। अब डेल्टा 1 का वैल्यू देखो कैसे निकालोगे, तो निकालना ही पड़ेगा बच्चे डेल्टा 1 का वैल्यू। आपको डेल्टा 1 का वैल्यू मैं निकाल के बता देता हूं। मैं ऐसा काम करता हूं, यहां निकालता जाता हूं और लिखता जाता हूं। तो देखिए डेल्टा 1 का वैल्यू कितना है? डेल्टा 1 का वैल्यू अगर आप देखेंगे तो इसका 12 म्यू और 17, 12 म्यू और 17, ये वाली लाइन इधर रखनी है, फिर ये तो यही रखना है, ये तो यही -3 यही रखना है। फिर तो अरे इसमें डेल्टा में ये वाली रो को बदलना होता है इनसे। 12 म्यू 17, 12 म्यू 17, फिर ये तो सेम ही रहेंगे ना बाकी चीजें, तो -7 और ये 5 लेमडा का वैल्यू जरूर 2 आ चुका। देखो इन दोनों ही केस में लेमडा का वैल्यू 2 आ चुका है, तो यहां 2 पुट कर दो। यहां 2 पुट कर देना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा बहुत बड़ा। अरे देखो डेल्टा 0 मतलब लेमडा तो 2 होगा ही ना इन दोनों केस में, तो इसलिए लेमडा का मान 2 पुट कर देना, नहीं पंगा पड़ जाएगा। इसके रेस्पेक्ट में खोल दो तो क्या आ जाएगा? 12 8 + 14 + 3 इंटू 8 म्यू -34 +5 इंटू देखिए बच्चे इसको जाने दो, तो -7 म्यू और -17, ठीक है। तो थोड़ा अच्छा देखो, 12 और ये 22 इंटू 12, 12 इंटू 22, तो कर दो 12 इंटू 22, चलो तो 12 इंटू 22 भाई, और ये 24 म्यू -34 इंटू 3, 3 गुणा 34 तो 12 और 9 और 1 10, 104, ये माइनस का 35 म्यू और माइनस का 17 पंचो, ठीक है 85। तो ये आ रहा है बच्चे, इसको भी गुणा करके लिख देते हैं 12 इंटू 22, 12 इंटू 22 कितना हो जाएगा? 12 इंटू 22 कर दो भाई, 22 इंटू 12 नहीं गड़बड़ हो जाएगा, कुछ और तो कुछ नहीं है। 4 4 2 6 और 2 264 हो जाएंगे। हाँ तो इसको करो 24 - 35, 24 - 35 मतलब माइनस का 35 - 24 तो माइनस का 11 में हो, और ये सब जोड़ के कितना हो गया? 187 इसमें से माइनस करना है, तो इसमें से माइनस करना 187, तो 13 ये हो गया 13, और ये 13 इसमें जोड़ दो, 13 इसमें जोड़ दो तो प्लस का 77 आ जाएगा, प्लस का 77 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू ये आएगा, इसका वैल्यू ये आएगा, डेल्टा 1 का वैल्यू ये आएगा, डेल्टा 1 का वैल्यू ये आएगा। तो देखिए बच्चे, अगर मैं चाहता हूं डेल्टा 1 मैंने निकाला है, डेल्टा 1 का वैल्यू ये आया है, सिमिलरली तुम डेल्टा 2 निकालोगे, डेल्टा 3 निकालोगे, डेल्टा 1 मैंने यहां पे ये वैल्यू पुट कर करके निकाल लिया है, ऐसे ही तुम डेल्टा 2 निकाल लेना, वो भी कुछ वैल्यू आएगा, डेल्टा 3 भी निकाल लेना, वो भी कुछ वैल्यू आएगा। पर सीधी काम की बात करते हैं, कोई हल नहीं है, अगर कोई हल नहीं है तो ये 0 नहीं होना चाहिए। देखो बच्चे, अगर कोई भी हल नहीं है तो ये 0 नहीं होना चाहिए ना,
अरे कोई हल कब आएगा, जब ऊपर वाला जीरो नहीं हो, जब ऊपर वाला जीरो नहीं हो तो ये जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब म्यू, ये जीरो कब होता है 7 पे, तो म्यू नॉट इक्वल टू 7, तो यहाँ तो म्यू नॉट इक्वल टू 7 आ गया। और यहाँ पे क्या आ गया, म्यू अनंत हल है तो ये 7, अनंत हल है तो ये जीरो होना चाहिए। हाँ बच्चे ध्यान रखना इसमें, डेल्टा 2 डेल्टा 3 भी आपको निकालने हैं, डेल्टा 2 डेल्टा 3 भी निकालने हैं, डेल्टा 2 डेल्टा 3 भी निकालने हैं। पर देखो अब क्या होता है ना, सब निकालने की भी कई बार जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम तो होगा नहीं, तो जल्दी जल्दी निकालना है। तो एक निकाला, इससे देखो एक म्यू का कि म्यू ये नहीं हो सकता, और इधर आ गया म्यू ये हो सकता है। तो अगर इसका कुछ मान आना है तो यही आना है ना। बहुत गजब की बात बोल रहा हूं, बहुत ही खतरनाक बात बोल रहा हूं। अगर इस वाले में अनंत हल में आंसर आना है तो देखो लेमडा 0 और सभी लेमडा आई 0 होने, सभी लेमडा आई 0 होने, तो ये भी 0 होना, क्या भाई इसको भी 0 होना, तो इसको 0 करोगे तो म्यू का एक वैल्यू 7 आ गया। और जो इनसे आएगा ना वो भी कोई 7 या ऐसा ही आएगा। बाकी वैसे देखा जाए तो तुम्हें निकालने पड़ेंगे, ये निकाल के जरूर देख लेना कि वो भी 7 पे 0 हो रहे होंगे और माइनस 7 पे वो भी 0 हो रहे होंगे। सब क्लियर है क्या, तब म्यू का वैल्यू। तो इसलिए इसमें अनंत हल है तो डेल्टा भी 0 डेल्टा आई भी 0, तो 7 और ये आ गया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, एक का वैल्यू 7 रख दो, 7 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 7 का स्क्वायर, ये बच्चों ध्यान रखना, 8 और 57 आंसर आ जाएगा। अब ये क्या कह रहा है जनाब, ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, एक से अधिक हल है। तो एक से अधिक, इसने बोला एक से अधिक हल है, तो अपन ने तो 3 ही केस पढ़ा थे, या तो एक हल, या तो कोई हल नहीं, या तो अनंत हल। तो अगर इसने बोल दिया एक से अधिक हल है तो इसका मतलब यही है अनंत हल, अनंत हल। बच्चे ध्यान दें, एक से अधिक हल है मतलब अनंत हल। अगर ये बोले एक से अधिक हल है इसका मतलब अनंत हल। देखो बच्चे 3 ही केस थे, या तो कोई हल नहीं, या तो एक हल, या तो अनंत हल। तो इसने बोला एक से अधिक हल है मतलब कितने हल है, अनंत हल है। तो इसका मान कैसे निकाल सकते हैं, 10 म्यू बाई लेमडा, 10 म्यू, तो 10 अनंत हल वाले में म्यू का मान तो कितना 7, 10 इंटू 7 बटे 2 तो 35, तो इसका आंसर आ जाएगा 35। क्लियर है क्या बात। तो एक से अधिक हल का मतलब होता है अनंत हल है, एक से अधिक हल मतलब अनंत हल। तो ये डेल्टा, और देखो भाई तुम्हें कॉन्फिडेंस ही है, इसका मान निकाल लेना अभी। पर अगर एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो यहां से अपन आंसर मार्क कर सकते हैं अगर ऑप्शन ऐसे हो तो। क्लियर है क्या बात। तो देखो ये पूरा, और ये तो केवल कुछ ही क्वेश्चंस में आपको करना पड़ेगा, जिसमें ये सब कुछ ही आपको करने पड़ेंगे, जिसमें सब कुछ करने पड़ेंगे। ठीक है क्या। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन बच्चे मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ऐसा ही एक क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, और इसको करके आना। मैं अगले लेक्चर के लास्ट में इसको डिस्कस करूंगा, क्योंकि दिक्कत क्या है ना, बच्चे जहां से पढ़ते हैं फिर उनसे वो क्वेश्चन होते नहीं आगे जाके, तो इसलिए मैं इसके चारों पार्ट डिस्कस करूंगा लेक्चर में ही। नहीं तो तुम भी यहां से पढ़ के जाओगे, वो ये क्वेश्चन मैंने बता दिया, दूसरे क्वेश्चन तुमसे नहीं होंगे। तो इसलिए पहले तुम इसमें देखो कहां दिक्कत आती है, पूरा सॉल्व करके आओ, तब तुम्हें अगले लेक्चर के लास्ट में ये क्वेश्चन मिलेगा, तो मजा आएगा और तुम खुश भी होगे। और अब मैं बताता हूं कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें सब डेल्टा ही निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो अब जो करने वाले हैं वो बहुत शानदार है, टाइम सेविंग है, और अब आपने लगाना सीख लिया है। अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। ये क्वेश्चन है आईआईटी एडवांस का ही क्वेश्चन है, और आईआईटी एडवांस शायद 2017 में ही आया हुआ होगा इस वाला में। बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो देखिए टी के वास्तविक मान ज्ञात करें जिनके लिए समीकरण निकाय रखती है दिस और दिस के हल, कोई हल नहीं मतलब असंगत, कोई हल नहीं है असंगत। अनंत हल, अनंत हल का दूसरा नाम है समतल एक रेखा में प्रतिच्छेद करते हैं। समतल है ना, अरे 3 समतल है, उनके अनंत हल कब आएंगे, जब वो एक रेखा में प्रतिच्छेद करते हो। भाई 3 समतल है, 3 समतल है, जैसे एक ये समतल है, एक ये मेरा ये वाला समतल है, और एक और समतल। तो इनके अनंत हल कब आते हैं, जब ये तीनों एक रेखा में क्या करते हैं, प्रतिच्छेद। तो रेखा में प्रतिच्छेद करेंगे तो अनंत हल आएंगे। तो मतलब अनंत हल या ये बोलो एक ही बात है। तो देखो दोनों ही केस किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, कोई हल नहीं है या अनंत हल है। कोई सा ही पार्ट सॉल्व करना हो, ये वाला क्वेश्चन हो या ये वाला क्वेश्चन हो,
इस समीकरण निकाय के लिए ये क्वेश्चन हो या ये क्वेश्चन हो, कोई हल नहीं हो या अनंत हल है, किसके लिए इशारा करते हैं? बिल्कुल सही पकड़े हो, डेल्टा जीरो। कि सर दोनों का ही मतलब पहला स्टेप क्या होगा अपना? डेल्टा जीरो। तो डेल्टा जीरो करो बच्चे, डेल्टा जीरो करो, 1t² अरे भाई कोई हल नहीं हो या अनंत हल हो, पहला स्टेप होगा डेल्टा जीरो, पहला स्टेप होगा डेल्टा जीरो। इसमें बहुत अच्छे से समझ आएगा बच्चे। और फिर है t1t, दूसरा है t² t और 1 इक्वल टू 0। इसको ध्यान से खोल दो सीधा सीधा, 1 तो 1 -t² -t इसको और इसको जाने दो, तो t -t⁴ t -t⁴ t का क्यूब प्लस t² इंटू t², इसको और इसको जाने दो, t² -t²। तो ये क्या आ रहा है? 1 -t² प्लस t⁴ और ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 0, ये 0 इक्वल टू 0। तो देखिए बच्चे ये आ गया t⁴ -2t² प्लस 1। कुछ बच्चे इसको देखते रहते हैं, भाई इसको देख रहे हो तो थोड़ा सा अपना आपका लेवल बढ़ाओ। ये है t² -1 का होल स्क्वायर, तो मतलब क्या है? t² -1 इक्वल टू 0, t² -1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स t बराबर +-1। t के दो मान आए, एक +1 और एक -1। t के दो मान आए, एक +1 और एक -1। t के दो मान आए, एक +1 और एक -1। तो पहला स्टेप डेल्टा जीरो, पहला स्टेप दोनों ही के लिए पहला स्टेप क्या होना चाहिए बच्चे? पहला स्टेप होना चाहिए, चाहे ये हो डेल्टा बराबर 0। तो ये स्टेप नंबर पहला। तो अपने दो आंसर आ गए भाई। अब मुझे ये नहीं पता चल रहा अनंत सॉल्यूशन किस पे आएंगे, कोई हल नहीं आएगा, वो किसके लिए आएगा? तो t के दो मान आ गए, डेल्टा 0 लगाया, पहला स्टेप। फिर मैंने बोला था समांतर या समतल, तो t बराबर 1 पर, अगर आप t बराबर 1 पर चेक करोगे तो देखिए t बराबर 1 पर क्या हो रहा है? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। ये क्या हो रहा है? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू -1। और ये क्या हो रहा है? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। देखिए ये और ये समतल तो सेम ही हो गए, पर ये और ये समांतर समतल है क्या? ये और ये समांतर समतल है क्या? देखिए बच्चे, ये समतल और ये समतल समांतर है क्या? अरे ये और ये समांतर है क्या? चेक कर लो यार। ये भाई ये 1/1 1/1 बराबर -1/1, ये देखो बराबर, ये तीनों बराबर आ रहे हैं, ये बराबर नहीं है। तो ये और ये समांतर समतल है, ये समतल और ये, अरे दिखने में लग रहा नहीं यार, सरल रेखाएं कैसी दिखती है। ये इतना पोर्शन सेम है, अचर पार्ट यहां से यहां तक सब कुछ सेम है, और ये अचर जो पद है वो अलग है, तो मतलब ये दोनों समांतर है, ये समतल दोनों समांतर है। और ये तो सब कुछ ही सेम है, ये तो समपाती है, तो समपाती का तो कोई लेना देना नहीं है। पर अगर कोई भी दो समतल समांतर आ गए तो कोई हल नहीं हो सकता। क्यों? अरे यार एक तुम्हारे जो रूम में बैठे हो उसका ये फर्श ले लो, एक छत ले लो, तो ये दोनों कभी मिलेंगे क्या? कभी नहीं मिलेंगे ना, तो कभी मिलेंगे ही नहीं है, तो कैसे हल आ जाएगा? तो कोई भी देखो दो समांतर समतल आगे, इसका मतलब t बराबर 0 पर क्या हो गया? कोई हल नहीं। t बराबर 0 क्या हो गया? कोई हल नहीं। t बराबर 0 पे आ गया, कोई हल नहीं। क्लियर है क्या? अब चेक कर लेते हैं, t बराबर -1। t बराबर -1 पे क्या हो रहा है? t बराबर -1 पर t बराबर -1 रखो यहाँ पे, तो x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। ये क्या रहा है? -x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू -1, और ये आ रहा है x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। ये आ रहे हैं देखो, t बराबर -1 रखा, और ये तीनों के तीनों ही समतल अगर माइनस कॉमन लेके काट दिया जाएगा तो ये क्या आ जाएगा? प्लस प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। तो देखो तीनों समतल क्या आ गए? समपाती आ गए। तीनों ही समतल समपाती आ गए ना, तीनों के तीनों ही, ये तो समपाती हो गए भाई। अरे तीनों एक ही हैं, तीनों का समीकरण एक जैसा बन गया। देखो ये और ये एक ही समीकरण लिखा हुआ है, तीनों एक के ऊपर एक आ गए, तीनों एक के ऊपर एक आ गए। कितने हल होंगे? अनंत हल। तो यहां पर क्या होंगे? अनंत हल। और ये बहुत ही एक स्पेशल केस है बच्चे।
तो देखिए t बराबर 1 पर कोई हल नहीं, तो मतलब कोई हल नहीं, तो इसमें क्या आ जाएगा, t बराबर ही 1 आ जाएगा। इस पे क्या आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा बच्चे, t बराबर 1 आ जाएगा। t बराबर 1 पर कोई हल नहीं आया और t बराबर -1 आ जाएगा अनंत हल, t बराबर -1। तो ये आंसर है। तो देखो मुझे डेल्टा आई फेल्टा आई कुछ निकालने की जरूरत नहीं पड़ी इस क्वेश्चन में। आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है तो ये इसी चीज का फायदा उठा रहे हैं। देखो बच्चे आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, मैंने डेल्टा निकाला, टी के 2 मान आए, फिर उन मानों पे मैंने चेक ही कर लिया समांतर सम। देखो मैंने दूसरा स्टेप लिखा कि चेक करने वाला। सर हम डेल्टा आई निकाल लेते तो कुछ नहीं मिलेगा वहां से, और कितना टाइम भी लग सकता है। सब डेल्टा जीरो, सभी डेल्टा आई 0 आ जाएंगे तो आप क्या बोलोगे, चेक करना पड़ेगा ना उस टाइम, चेक करना पड़ेगा ना उस टाइम समतल समांतर है कि नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखना, हाँ तुम सीधा अनंत नहीं बोल सकते हो, ध्यान रखना ये बात। तो इसलिए ध्यान रखना बच्चे कि अगर दूसरा स्टेप ये कर लेना, चेक करने वाला, दूसरा स्टेप चेक करने वाला। अब मैं बोल रहा हूं कि इसके आपने बोला अनंत हल आएंगे, तो इसके अनंत हल कैसे निकालें। अनंत हल यहां पे आए हैं तो ये अनंत हल कैसे निकालोगे बच्चे, ध्यान दो, ये अलग चीज है। इसमें दो सभी समतल एक ही आ गया, एक ही समतल आ गया, तो इस बार जो 2 हल आ रहे हैं वो कैसे निकालोगे, तो इस बार 2 हल अलग तरीके से आएंगे। x का मान तुम लेमडा रख दो, y का मान म्यू रख दो, तो z का मान क्या आएगा, z का मान क्या आएगा बच्चे, z का मान क्या आएगा 1 माइनस लेमडा प्लस म्यू। तो इस टाइप के हल आएंगे इस बार, इस टाइप के हल आएंगे इस बार कि लेमडा कॉमा म्यू कॉमा 1 माइनस लेमडा प्लस म्यू, इस टाइप के आएंगे अनंत हल। अगर इसका निकालने हैं, देखो यहाँ 2 समतल नहीं बचे, एक ही समतल हो गया, तो इस टाइप के समतल में अनंत, अरे तीनों समतल एक ही हो गए, तो यहाँ कितने अज्ञात थे, 3, समीकरण कितनी हो गई, 1। तो तुम 2 अज्ञातों के कुछ भी मान रखो, कुछ भी मान रखो, कुछ भी मान रखो, तीसरा अज्ञात उनके संगत एक आ जाएगा। या 3 अज्ञात थे, समीकरण 1 हो गई, इसलिए तुम 2 अज्ञातों के कुछ भी मान रख लो, तीसरा अज्ञात एक आ ही जाएगा क्या। तो इसलिए इसके अनंत हल ऐसे निकाले जाएंगे। क्लियर है क्या। तो ध्यान रखना, ये एडवांस का ही क्वेश्चन है, बहुत शानदार। ये अब ये है, देखो समीकरण निकाय का कम से कम एक हल है, इस समीकरण निकाय का कम से कम है, इसने वाला कम से कम एक हल। और अगर तुम इसका डेल्टा चेक करो तो देखो, डेल्टा निकालो जल्दी से कम एक हल की, अब -1 2 5 2 -4 3 1 -2 और 2। अगर इसका तुम डेल्टा निकालोगे तो देखो बच्चे कितना है, -1 इंटू -8 +6 -2 इंटू -2 इंटू -2, इसको छोड़ो, इसको तो 4 -3 +5 इंटू -4 +4 +4, तो ये कितना आ गया, 2 आ जाएगा, ये माइनस का 2, ये प्लस का 2, तो 0 आ गया, डेल्टा 0 आ गया। इसका डेल्टा 0 आ गया तो इसका मतलब डेल्टा 0 आने का मतलब या तो अनंत हल आएंगे या तो कोई हल नहीं, दो ही केस है, कोई हल नहीं। डेल्टा 0 है, इसका मतलब या तो अनंत हल होंगे या तो कोई हल नहीं होगा, या तो अनंत हल होंगे या तो कोई हल नहीं। पर इसने बोला है ये वाला केस हट जाएगा, ये वाला केस तो हट ही जाएगा। क्यों हट जाएगा, क्योंकि इसने बोला है कम से कम एक हल तो होना चाहिए। डेल्टा 0 आ गया, डेल्टा 0 आ गया, इसका मतलब 2 केस, या तो अनंत हल या तो कोई हल नहीं होंगे। अब ये क्यों हट जाएगा, क्योंकि इसने बोला एक हल, तो इसका मतलब यहां से क्या आ गया कि अनंत हल। अब अनंत हल है तो मतलब क्या, सभी डेल्टा आई 0, सभी डेल्टा आई बराबर 0। अब तुम सभी डेल्टा आई को निकालोगे, पर ये जो ऑप्शन है ना बच्चे, ये आपकी हेल्प कर रहे हैं, ऑप्शन है ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। किसी भी एक डेल्टा को निकाल लो आप, मैं क्या बोला, आप ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। आपने सबसे पहले डेल्टा निकाला कि माजरा क्या है, कम से कम एक हल है, मतलब या तो एक हल है या तो अनंत हल है, तो उसको चेक करने के लिए मैंने निकाला डेल्टा, डेल्टा 0 आ गया। देखो कम से कम एक हल बोला तो कंफ्यूजन हुआ ना, क्या एक हल है या अनंत हल है, तो मैंने उसके लिए डेल्टा निकाला, डेल्टा का मान कितना आया इसमें 0, इसका मतलब या तो इसके अनंत हल होंगे या तो कोई हल नहीं। इसने बोला था कम से कम एक तो होना ही चाहिए, इसका मतलब हो गया अनंत हल। अनंत हल होंगे तो सभी डेल्टा आई, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये तो पक्के 0 होने ही पड़ेंगे। क्या
समतल समतल से तो काम चलेगा नहीं, तो ये जीरो करने ही पड़ेंगे। अब समांतर वाली कंडीशन तो यहाँ कहाँ लगा दोगे भाई, समांतर तो दिख ही नहीं रहे ना, कुछ समांतर तो है ही नहीं, तो हो ही नहीं सकता समांतर, तो चेक कर लो, अरे नजर पड़ते ही दिख जाते हैं। तो ये है, अब सर मैं ये भी करूंगा ये भी करूंगा, बहुत टाइम लग जाएगा, पर तुम एक करो, एक से ही आंसर आ जाएगा, कोई सा भी एक कर लो, उससे ही आंसर आ जाएगा। तो इसका एक कर लेते हैं, B1 B2 B3, और फिर बाकी ये सेम रख देते हैं, 2 -4 -2 5 3 2 = 0। ठीक है क्या? तो अब ओपन कर दो, इसके सापेक्ष ओपन कर दो, B1 इंटू -8 + 6 -2 इंटू, ये जाने दो ये जाने दो, 2B2 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 -3B3 +5 इंटू ये जाने दो, -2B2 +4B3। अब देखिए बच्चे, अब देखिए B1 कितना आ रहा है, B1 एक तो माइनस का 2B1 यहां से आ रहा है, बाकी कहीं से नहीं आ रहा, माइनस का 2B1 B2 कहां से आ रहा है, एक यहां से एक यहां से, तो यहां से आ रहा है 10, यहां से आ रहा है 14, तो माइनस का 14 B2, और B3 कहां से आ रहा है, माइनस का प्लस का 6 यहां से आ रहा है, और प्लस का 20, तो 26 B3 ये आ रहा है। तो इसको थोड़ा अच्छा लिखेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे, और 13 को उधर, तो B1 + 7 B2 = 13 B3 आ रहा है, B1 + 7 B2 = 13 B3 आ रहा है। क्लियर हुआ? मतलब एक से ही आंसर आ जाएगा, एक से, दूसरे से निकालोगे तो सेम ही आएगा, इनसे भी निकालोगे तो भी सेम ही आएगा। तो यहां सबको निकालने की जरूरत नहीं है, यहां पे सबको निकाल, अरे यार अब सर क्या पता हो रहा है या नहीं हो रहा, अरे भाई इनमें से तो एक ही आंसर आना है ना, तो आ गया वो, तो तुम किसी एक से आ ही गया ना, एक ही संबंध आना है तो आ ही गया, अब तो बाकी इनसे भी सेम ही आएगा, और नहीं आएगा तो क्वेश्चन गलत है, अपन क्या कहें, क्या बोल रहे हो सर? हाँ ध्यान दें, यहां पे एक की निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने एक को 0 किया तब आ गया, तो खत्म, वही आंसर होगा। क्या बात क्लियर है? तो ये बच्चे डीपीपी है, अपन ने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए वैसे ही है, तो अच्छे से करना, बहुत अच्छे से करना, इनमें कोई डाउट अपने को नहीं होना चाहिए। क्लियर है क्या? तो ये आंसर किए, बहुत अच्छे से करना बच्चे, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और आज वाले लेक्चर को हो सकता आपके ऊपर से गया हो, पॉसिबिलिटी है, तो इस लेक्चर को जब तक आपको ये फीलिंग नहीं आ जाए तब तक घुमा घुमा के देखते रहो। क्लियर है क्या? थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।